नमस्कार। किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। नमस्कार, मैं अभी जैन विश्वत मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट की स्टूडेंट। विश्वत मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट ने हमने आज तक यही सीखा है कि हमें कैसे निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करनी चाहिए। खुद के लिए तो सभी जीते हैं, किंतु जो व्यक्ति दूसरों के लिए जीता है वह महान होता है। हर शाम आती है एक याद लेकर, हर शाम आती है एक याद लेकर, हर शाम जाती है एक याद देकर। और आज की शाम आई है बहुत ही खास, और आज की शाम आई है बहुत ही खास, जो हम सबको लेकर आई है यहाँ एक साथ। माय नेम इज ज्योति चौरसिया। आई एम a student of diploma in physiotherapy. सादर अभिनंदन, नमस्कार। Hello and good evening to everyone. A very warm welcome to this wonderful and auspicious day, that is our annual function day. Today we, the students of Vishwat Memorial Charitable Trust, have prepared the various kinds of programs such as dance, soulful music, skit on women empowerment, and as a student of physiotherapy, we would like to tell you about the importance of physiotherapy in our day-to-day life. We hope that you will like our program. मुस्कान आपकी हमारे लिए वरदान है, मुस्कान आपकी हमारे लिए वरदान है, आपका मनोरंजन हमारे लिए सम्मान है। आप आए रब हम पर मेहरबान हुए, आप आए रब हम पर मेहरबान हुए, आप जो हमारे मेहमान हैं। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं पुनः एक बार फिर से आपका स्वागत और अभिनंदन करती हूँ, और इसी के साथ शिवानी मिश्रा को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। Please welcome her with a huge round of applause. Medicine for the soul and body. सबको बना लेते हैं अपना, सबको बना लेते हैं अपना, आखिर क्या राज है? सबको बना लेते हैं अपना, आखिर क्या राज है? हो ना हो बना दे दीवाना, हो ना हो बना दे दीवाना, आप लोगों की सुरीली आवाज है। So
Now, the respected teachers of our institute are coming to represent our midday in front of you all. Please welcome them with a huge round of applause. दिखाने और सुनाने तो बहुत कुछ आए हैं हम सब, पर आपकी तालियों में जोश होना चाहिए। छाप तिलक आपने बहुत ही बार हमारे संस्था के कार्यक्रम में सुना ही होगा। यह विशुद्ध भैया का बहुत ही प्रिय सॉन्ग है। आज हमारे इंस्टीट्यूट के बच्चे इसको आपके सामने कव्वाली के रूप में प्रस्तुत करने जा रहे हैं। So please welcome them.
बहुत ही मज़ेदार। थोड़ा सा प्यार, थोड़ी सी अदाएं, थोड़ा सा प्यार, थोड़ी सी दुआएं अदा कीजिए। इन बच्चों के लिए एक बार फिर से जोरदार तालियां बजा दीजिए। सभी आदरणीय जनों को मेरा नमस्कार। मैं वेदिका श्रीवास्तव मेडिटेशन में लेक्चरर हूँ। मैंने इसी इंस्टीट्यूट से 2019-2021 बैच में फिजियोथेरेपी में 2 साल के डिप्लोमा का कोर्स किया था। आज मैं आप सभी का ध्यान हमारे समाज की एक समस्या की ओर खींचना। अकेले भारत की ही जीडीपी में $770 बिलियन की वृद्धि हो सकती है, जो कि अभी की एक्सपेक्टेड जीडीपी से लगभग 18% अधिक है। ये तो हुआ ग्लोबल और नेशनल लेवल पर इसका इफेक्ट। सामाजिक और पारिवारिक स्तर पर भी देखा गया है। जब स्त्रियां आर्थिक रूप से स्वतंत्र और निर्णय लेने की स्थिति में होती हैं, तो वह अपने परिवार के स्वास्थ्य और कल्याण पर अधिक खर्च करती हैं। एक पढ़ा लिखा कमाऊ बेटा सिर्फ एक परिवार को पालता है, मगर एक पढ़ी लिखी और कमाऊ बेटी अपने मायके और ससुराल दोनों परिवारों का सहारा बन सकती है। हमारी संस्था विश्रुत मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट लड़कियों को शिक्षित करने और उन्हें आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाने का संकल्प लिया है। इसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए हमारी संस्था फिजियोथेरेपी और एक्यूपंक्चर के कोर्सेज चलाती है, जो बेटियों को बहुत ही नॉमिनल फीस में प्रोफेशनल स्किल्स डेवलप कराते हैं और फिर उन्हें आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाने में भी मदद करते हैं। लड़कियों की शिक्षा और आर्थिक स्वतंत्रता के महत्व को दर्शाने के लिए हमारे फिजियोथेरेपी के स्टूडेंट्स प्रस्तुत कर रहे हैं एक लघु नाटिका बेटी तू भी तारनहार है। ये कहानी है गंगाराम के परिवार की। गंगाराम एक रिटायर्ड ऑफिसर है। उनकी पत्नी सुधा, जो अपने ज़माने में क्लास 12th में बोर्ड की टॉपर थी, परंतु अपने पिता और पति की संकुचित सोच के कारण आज मात्र एक गृहिणी भर बनकर रह गई है, मगर अपने अधूरे सपनों को अपने बेटी के माध्यम से पूरा करना चाहती हैं। आज उनके घर बड़ी खुशी का दिन है। उनके दोनों बच्चों ने पढ़ाई के क्षेत्र में कुछ बड़ा हासिल किया है। मैं अपना बिजनेस करना चाहता हूँ, कृपया आप मेरी मदद कर दीजिए थोड़ी सी। शाबाश बेटे, मुझे तुम पे गर्व है कि आज तुमने मेरा नाम रोशन कर दिया। मैं तुम्हारा जरूर मदद करूंगा बेटे। तुम पैसों की फिक्र मत करो, अपना काम शुरू करो। Congratulations भैया, so proud of you। माँ, पापा, ये देखिए मेरा भी 12th का रिजल्ट आ गया और मेरे सभी सब्जेक्ट में डिस्टिंक्शन आया है। पिताजी, मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ और मेडिकल फील्ड में जाना चाहती हूँ। प्लीज़ आप मेरा एडमिशन करवा दीजिए, जब तक मैं एंट्रेंस की तैयारी करती हूँ। शाबाश बेटी, मुझे तुम पे भी गर्व है। पर बिटिया, हमारे घर की लड़कियां बाहर जाके पढ़ाई नहीं करती हैं। अगर घर गृहस्थी का कुछ काम सीखना चाहो तो उसमें तुम्हारी मैं ज़रूर मदद करूँगा। बाहर अगर जाके पढ़ाई करोगी तो मैं तुम्हारे अपना पैसे खर्चा कर दूंगा, तो तुम्हारे शादी के लिए पैसे कहाँ से इकट्ठा करूँगा। सुनिए, वक्त बदल चुका है। आजकल लड़कियां किसी मामले में लड़कियों से कम नहीं है। आपको भी शुभ्रा को आगे पढ़ने और बढ़ने से नहीं रोकना चाहिए। बिटिया को इतना अगर सर चढ़ाओगी तो ससुराल में जाके वो एडजस्ट नहीं कर पाएगी और मेरी नाक कटाएगी। अगर उसका भला चाहती हो तो उसको कुछ घर गृहस्थी का काम सिखाओ। आप कब तक ये घिसी पिटी बातें करते रहेंगे? मैं जितना बोलूं उतना सुनो। का साथ ना मिलने के कारण शुभ्रा के सारे सपने टूट गए थे। वो दुखी मन से घर से बाहर निकल गई। यूं ही अपनी धुन में मगन शुभ्रा चलती जा रही थी, तभी उसकी नज़र फिजियोथेरेपी क्लिनिक पर पड़ी, जहां उसके जैसी ही कुछ लड़कियां पेशेंट्स को एक्सरसाइज करा रही थी। शुभ्रा मंत्र मुक्त से उन सभी को देख रही थी। अरे क्या हुआ बेटा? क्या कहीं कोई दर्द है, कोई तकलीफ है?
नहीं डॉक्टर साहब, मेरा भी सपना था कि मैं मेडिकल फील्ड में जाऊं और मरीजों की सेवा करूं, मगर मेरी किस्मत इतनी अच्छी नहीं है। अच्छा, क्या पढ़ाई करी है तुमने? मैंने 12th पास किया है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से, मगर मेरे पापा मुझे पढ़ाना नहीं चाहते और वो मेरी पढ़ाई पर पैसा भी नहीं खर्च कर पाएंगे। अच्छा, तुम्हारी जैसी लड़कियों के लिए एक संस्था बहुत अच्छा काम कर रही है, विश्रुत मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट, और वहाँ जाके तुम 2 साल का डिप्लोमा इन फिजियोथेरेपी कर सकती हो बहुत ही नॉमिनल फीस के साथ, और उसके बाद तुम एक सर्टिफाइड फिजियोथेरेपिस्ट बन जाओगी, लोगों की सेवा भी कर सकोगी और कमाई भी हो जाएगी। लो, मैं तुम्हें पता दे रही हूँ, वहाँ जाकर तुम मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर AK जैन सर या डायरेक्टर मिसेस रीता जैन से मिल लेना, तुम्हारा एडमिशन हो जाएगा। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, मैं अपने पेरेंट्स से बात करती हूँ। ऑल द बेस्ट बेटा। और हाँ, जब तुम 2 साल का कोर्स कंप्लीट कर लेना, तुम चाहो तो मेरी क्लिनिक भी ज्वाइन कर सकती हो। मुझे तुम्हारी जैसी डेडिकेटेड लड़की के साथ काम करने में बहुत अच्छा लगेगा। ज़रूर डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। माँ, कहाँ है आप? माँ, क्या हुआ बेटा, क्यों बुला रही हो? माँ, ये देखिए, मुझे विश्रुत मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट के इंस्टीट्यूट ऑफ फिजियोथेरेपी एंड रिहैबिलिटेशन के बारे में पता चला है, जो मुझे 2 साल का फिजियोथेरेपी डिप्लोमा कोर्स कराएगा, जिसकी फीस भी बहुत नाम मात्र की है, पापा के बताए गए सिलाई कोर्स से भी कम। मगर माँ, क्या पापा मुझे आगे पढ़ने की इजाज़त देंगे? तुम चिंता मत करो बेटा, मैं तुम्हारे सपनों को तुम्हारे पापा की नूरी सोच की बलि नहीं चढ़ने दूंगी। इंस्टीट्यूट के पास जुगौली गांव में मेरी चचेरी बहन रहती है, जो सिलाई कढ़ाई बुनाई वगैरह में काम करती है। तुम कुछ दिन वहीं रह के पढ़ाई करो। अभी तुम्हारे पापा को इसके बारे में नहीं बताते हैं, मैं सही मौका देख के उन्हें सब समझा दूंगी और सब बता दूंगी। जाओ बेटा, तुम जाके अपने सपने पूरे करो। थैंक यू सो मच माँ। धीरे धीरे 3 साल बीत गए। शुभम और शुभ्रा अपनी फील्ड में लगन से काम कर रहे थे। शुभम का बिजनेस भी चल पड़ा था और धीरे धीरे मुनाफा कमाने लगा था। शुभ्रा भी एक फिजियोथेरेपिस्ट बन चुकी थी। डॉक्टर जैन व मिसेस रीता जैन के मार्गदर्शन में उसका व्यक्तित्व निखर चुका था। उसने डॉक्टर आरती की क्लिनिक में जॉब भी ज्वाइन कर ली थी और प्राइवेट प्रैक्टिस भी करने लगी थी। अपनी अथक मेहनत और लगन से वो एक सफल करियर बना चुकी थी। मगर जैसे हर रात के बाद दिन व दिन के बाद रात आती है, वैसे ही एक दिन इस हंसते खेलते परिवार पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा। सुधा बहुत बीमार पड़ गई और उसके ऑपरेशन और इलाज के लिए 5 लाख रुपयों की ज़रूरत पड़ी। गंगाराम पर तो जैसे आसमान ही गिर पड़ा। अपनी सारी जमा पूंजी वो पहले ही शुभम के बिजनेस में लगा चुके थे। अब शुभम से ही उन्हें मदद की उम्मीद थी। क्या हुआ पिताजी, माँ कैसी है? बेटा डॉक्टर ने क्या कहा? बेटा, तुम्हारी माँ की हालत ठीक नहीं है और डॉक्टर ने 5 लाख रुपए जमा करने के लिए बोला है। 1 लाख रुपया था मेरे पास, वो तो मैंने जमा कर दिया। अब 3 दिन के अंदर 4 लाख और रुपए जमा करना है। बेटा, तुम मेरी मदद करो और अपनी माँ को बचा लो बेटा। पिताजी, आपने 10 लाख रुपए मुझे बिजनेस के लिए दिए थे, बाकी के 8 लाख रुपए मैंने बैंक से लोन लिया था। मैं जितना भी कमाता हूँ घर के खर्चे, लोन, किस्तों में, अभी मेरे पास सिर्फ 2 लाख रुपए हैं, मैं जमा करा देता हूँ। बाकी के पैसे मैं इंतज़ाम करता हूँ। पिताजी, आप परेशान ना हो, माँ ठीक हो जाएंगे। काश मेरे एक के जगह 2 बच्चे होते तो मुझे किसी के सामने हाथ पसारने की ज़रूरत नहीं होती और वो मेरे बुढ़ापे के सहारा बनते। बेटी, अब तुम अपनी माँ की देखभाल करो, मैं बाहर जाके पैसों का इंतजाम करता हूँ। पिताजी, हाँ बेटी। अगर आप नाराज ना हो तो मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। बोलो बेटी। आपके मना करने के बावजूद भी माँ ने मेरा हौसला बढ़ाया और भैया ने भी मेरा साथ दिया और मैंने मौसी जी के घर रह करके 2 साल का फिजियोथेरेपी डिप्लोमा किया और उसके साथ साथ मैं प्रैक्टिस भी कर रही थी। पिताजी, मेरे पास 2.5-3 लाख रुपए हैं
आपको किसी से उधार लेने की जरूरत नहीं है पिताजी, मैं अभी हॉस्पिटल में वो पैसे जमा करा देती हूँ। मेरा पूरा परिवार समझदार रहा, मैं ही पिछड़ा रह गया। आज मेरी बेटी ने मेरी आंखें खोल दी और मुझे गलत साबित कर दिया। आज मुझे मेरी बेटी को जैसे किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ी और मेरी सुधा की जान बच गई। आज मुझे पता चला कि बेटों के तरीके बेटी भी उतनी महत्वपूर्ण है जितना कि हमारे बुढ़ापे के लिए सहारा बनती है। मुझे आप सबसे यही अनुरोध है कि बेटी भी उतनी ज़रूरी है, बेटी की भी शिक्षा उतनी ज़रूरी है जितनों की बेटों की। मुझे आज अपने दोनों बच्चों पे गर्व है और फख्र है इन पर। धन्यवाद। मैं आमंत्रित करती हूँ ज्योति को। फूलों से खूबसूरत कोई नहीं, सागर से गहरा कोई नहीं। अब आपकी क्या तारीफ करूं, अब आपकी क्या तारीफ करूं, कदरदानी में आप जैसा कोई नहीं। खुद की आरज़ू के दामन भरने के लिए, खुद की आरज़ू के दामन भरने के लिए सब कर पथ पर चलते हैं, पर आप वो दीपक हैं जो औरों की खातिर जलते हैं, औरों की खातिर जलते हैं। इसी के साथ मैं शिवानी मिश्रा को मंच पर आमंत्रित करती हूँ कि वो आएँ और अपनी कविता प्रस्तुत करें। शिवानी मिश्रा। मैं शिवानी मिश्रा नमस्कार, मैं शिवानी मिश्रा आज हमारे देश में जो महिलाओं के साथ होता है उनकी दशा को आज मैं बताना चाहूँगी कविता के माध्यम से। मैं स्त्री हूँ, मैं नारी हूँ, मैं कली हूँ, मैं फुलवारी हूँ, मैं दर्शन हूँ, मैं दर्पण हूँ, मैं नाद, मैं ही गर्जन हूँ, मैं बेटी हूँ, मैं माता हूँ, मैं बलिदानों की गाथा हूँ, मैं द्रौपदी हूँ, मैं सीता हूँ। पुरुषों की इस दुनिया ने मुझ कैसी नियति दिखलाई, पुरुषों की इस दुनिया ने मुझ कैसी नियति दिखलाई, कभी जो में हार गए, कभी यज्ञ परीक्षा दिलवाई। कलयुग हो या सतयुग हो, इल्जाम मुझे पर आता है, क्यों घनी अंधेरी सड़कों पर चलने से मन घबराता है। मैं डरती हूँ, मैं मरती हूँ, जब सफर अकेले करती हूँ, डर का साम्राज्य बढ़ता है, कोई साया पीछा करता है, मेरी मुट्ठी बच जाती है, दिल की धड़कन बढ़ जाती है तरल पसीना माथे पर, दिल में मेरे घबराहट है, जाने ये किसका साया है, जाने ये किसकी आहट है। अंधेरे में उन हाथों ने बाहों में मिलकर खींच लिया, एक ने मुंह पर हाथ रखा और एक ने आंचल खींच लिया। नारी के सम्मान को मिलकर तार तार सा कर डाला, मर्यादा के आंचल को फिर जार जार सा कर डाला। मारा है मुझको, पीटा है, बालों से मुझे घसीटा है, फिर उन बर्बरता की सारी सीमाओं को तोड़ दिया, उन घनी अंधेरी सड़कों पर फिर मुझे तड़पता छोड़ दिया। सन्नाटे में चीख रही थी, खून से लथपथ हो काया, सन्नाटे में चीख रही थी, खून से लथपथ हो काया। सबने तस्वीरें खींची लेकिन कोई मदद को आगे ना आया। कोई मदद करो, कोई मदद करो, कोई मदद करो, या चीख भी हमसे रुक गई, जब होश में आई इस समाज की बातें सुनकर टूट गई। परिवार की बदनामी होगी, परिवार की बदनामी होगी, सब यही मुझे समझाते हैं। ये नई उम्र के लड़के हैं, थोड़ा तो बहक ही जाते हैं। सब भूल जाओ जो हुआ, इससे लड़के बच ही जाएंगे। तुम लड़की हो, दुनिया वाले तुम पर ही प्रश्न उठाएंगे। क्यों कोई नहीं था साथ में, क्यों निकली अंधेरी रात में, क्या मेकअप था, क्या गहने थे, क्या छोटे कपड़े पहने थे। इन प्रश्नों की भूल भुलैया में सच्चाई कहीं खो जाती है। सब भूल जाओ कहने वालों, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती है। और इस एहसास से बढ़कर कोई दर्द नहीं हो सकता है, जो नारी का अपमान करे वो मर्द नहीं हो सकता है। जब सदा मौत की लागू होगी सारे ऐसे दोषी लड़कों पर, फिर कोई लड़की नहीं मिलेगी खून से लथपथ सड़कों पर। तो आओ पढ़ लो मेरे साथ और ये आह्वान करो, अपनी मर्यादाओं को समझो, नारी का सम्मान करो, नारी का सम्मान करो, नारी का सम्मान करो। धन्यवाद। विश्रुत मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट की छात्रा हूँ। विश्रुत मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट के तत्वाधान में 2 कोर्सेज चलाए जाते हैं, डिप्लोमा इन फिजियोथेरेपी और दूसरा डिप्लोमा इन एक्यूपंक्चर। ये दोनों ही कोर्स यूपी स्टेट मेडिकल फैकल्टी से रजिस्टर्ड है, जिसको करने के बाद हम रजिस्टर्ड फिजियोथेरेपिस्ट
रजिस्टर्ड एक्यूपंक्चरिस्ट के रूप में जाने जाते हैं। आज मैं और मेरे साथीगण आपके सामने एकत्रित हुए हैं आपको ये बताने के लिए कि फिजियोथेरेपी का हमारे जीवन में कितना महत्व होता है। बढ़ती उम्र के साथ शारीरिक समस्याओं के लिए फिजियोथेरेपी सभी के लिए महत्वपूर्ण है। ये तो सभी जानते हैं कि सर्जरी के बाद और क्रोनिक दर्द या फिर स्ट्रोक के इलाज के बाद फिजियोथेरेपी बहुत ही अहम भूमिका निभाती है, किंतु अभी इसके और लाभों से लोग परिचित नहीं हैं। भारत में बहुत ही कम लोग हैं जो फिजियोथेरेपी के लाभों के बारे में जानते हैं और उनका लाभ उठा भी पाते हैं। तो इसको लेकर केवल यही धारणा बनी है कि ये क्रोनिक दर्द और स्ट्रोक के इलाज के बाद ही काम आती है, पर सबको ये जानने की आवश्यकता है कि फिजियोथेरेपी सभी के लिए कितनी अनिवार्य है। तो अब मैं रिमझिम से आग्रह करूंगी कि वो आए और आपको फिजियोथेरेपी के बारे में संक्षेप में बताएं। नमस्कार, मैं रिमझिम डिप्लोमा इन फिजियोथेरेपी सेकेंड ईयर की छात्रा। मैं आपको बताऊंगी कि फिजियोथेरेपी क्या होती है। फिजियोथेरेपी को फिजिकल थेरेपी भी कहते हैं। इसमें हम पेशेंट्स की हेल्थ को मेंटेन, रिस्टोर और प्रमोट करते हैं। इसका मतलब ये है कि पेशेंट बीमारी से पहले जिस हालत में था उसकी कंडीशन को और बेटर करना और ये भी देखना कि उसकी कंडीशन और ख़राब ना हो जाए। जो टेक्निक्स यूज़ करते हैं वो होती है पेन कम करने की, मोबिलिटी बढ़ाने की, मतलब मूवमेंट्स बढ़ाने की, रिड्यूस रिस्क ऑफ इंजरी और मांसपेशियों को और जॉइंट्स को मजबूती देने की। फिजियोथेरेपी ना सिर्फ शारीरिक तौर पे बल्कि मानसिक तौर पे भी पेशेंट्स को बहुत हेल्प करती है। ये पेशेंट्स की डिप्रेशन, एंजाइटी, फियर और डिप्रेशन जैसी बीमारियों को भी कम करती है। कई तरह की कंडीशंस जैसे क्रॉनिक कंडीशंस, क्रॉनिक मतलब जो लंबे समय से चली आ रही है, उनमें जैसे अर्थराइटिस, फाइब्रोमाइल्जिया, लोअर बैक पेन को कम करने में फिजियोथेरेपी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। और स्पोर्ट्स में ये एथलीट्स का कार्य प्रदर्शन इम्प्रूव करती है और उनका इंजरी बहुत जल्दी भर जाती है। और सर्जरी अगर आपकी हुई है तो सर्जरी के बाद रिकवरी फास्ट हो जाएगी। और न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस में जिसमें ब्रेन डिसऑर्डर्स होते हैं तो पेशेंट चल नहीं पाता है, बैलेंस खो देता है, वो गिर जाता है, तो उसमें फिजियोथेरेपी उसका पॉस्चर और गेट और कोऑर्डिनेशन बढ़ाने में बहुत मदद करती है, जिससे पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव होती है और वो इंडिपेंडेंट बनता है। मतलब कि वो अपने रोज़मर्रा के काम खुद से करने के लायक बनता है और वो दूसरों पे निर्भर नहीं होता है। फिजियोथेरेपी में ट्रीटमेंट हम एक रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम के तहत करते हैं। इस प्रोग्राम को डिज़ाइन किया जाता है पेशेंट्स की लक्षणों को देख के और उनकी नीड्स को देख के। थैंक यू। अब मैं अपनी फेलो स्टूडेंट वैशाली को बुलाऊंगी, वो आपको रोल्स ऑफ फिजियोथेरेपी के बारे में बताएंगी। नमस्कार, मेरा नाम वैशाली चौरसिया है और आज मैं आपको रूल्स ऑफ फिजियोथेरेपी के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। जैसा कि आपको रिमझिम ने बताया कि फिजियोथेरेपी हमारी लाइफ में कैसे भूमिका निभाती है, वैसे रूल्स ऑफ फिजियोथेरेपी मैं आपको बताऊंगी। फिजियोथेरेपी एक बहुत बड़ा क्षेत्र है जो विभिन्न क्षेत्रों में फैला हुआ है, जैसे ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट, न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट, गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट। इसका बहुत बड़ा योगदान है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट, न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट ये सब में बहुत भूमिका निभाती है। उसके कुछ उदाहरण मैं आपको देना चाहती हूँ। जैसे ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट, इस विभाग का मुख्य उद्देश्य हमारी मांसपेशियों को ठीक करना और उसको लचीला बनाता है, जैसे पोस्ट फ्रैक्चर, आर्थराइटिस, हिप एंड नी रिप्लेसमेंट। न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट, इस विभाग का मुख्य उद्देश्य हमारी मस्तिष्क की समस्याओं को ठीक करना है, जैसे स्ट्रोक, पार्किंसोनिज्म एंड माइस्थेनिया ग्रेविस। एंड पेडियाट्रिक डिपार्टमेंट्स, इस विभाग का मुख्य उद्देश्य बच्चों की देखभाल करना, उनके दैनिक जैसे कि न्यूट्रिशनल काउंसलिंग एंड वृद्धि को उपचार करना, फॉर एग्जाम्पल सेरेब्रल पैल्सी, निमोनिया, ग्रोथ इन्फेक्शन। थैंक यू। अब मैं अपनी फेलो स्टूडेंट प्रिया को बुलाना चाहूँगी जो आपको गोल्स ऑफ फिजियोथेरेपी के बारे में बताएंगी।
नमस्कार, मैं प्रिया शर्मा आप सभी को फिजियोथेरेपी के गोल्स के बारे में बताऊंगी। तो जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है और हमारा फिजियोथेरेपी इसीलिए काम करता है ताकि हमारा शरीर हमेशा स्वस्थ रहे और हमारा मस्तिष्क हमेशा ठीक से काम करता रहे और हम जिस भी फील्ड में काम करते हैं उसमें आगे बढ़ते रहें हमेशा। तो आप लोग हमेशा देखते होंगे जितने भी बिजनेस टाइकून होते हैं या कोई भी स्पोर्ट्समैन होते हैं या फिल्म इंडस्ट्री होती है या कोई भी अच्छा फील्ड होता है, जो भी अपने फील्ड के टॉप पे होता है वो हमेशा फिजियोथेरेपिस्ट हायर करता है ताकि उसकी बॉडी हमेशा फंक्शनल रहे, माइंड हमेशा शार्प काम करे, हमेशा वो आगे बढ़ता रहे। थैंक यू। फिजियोथेरेपी 2 पार्ट्स में बटा हुआ है, एक एक्सरसाइज थेरेपी और दूसरा है इलेक्ट्रोथेरेपी। तो अब एक्सरसाइज थेरेपी के बारे में शिवानी मिश्रा आपको संक्षेप में बताएंगी। नमस्कार, मैं शिवानी मिश्रा आज एक्सरसाइज थेरेपी के बारे में बताऊंगी। एक्सरसाइज थेरेपी शरीर के विभिन्न अंगों और मांसपेशियों को सक्रिय और मजबूत बनाने में सहायक होता है। एक्सरसाइज थेरेपी का उपयोग फिजियोथेरेपिस्ट द्वारा किया जाता है। एक्सरसाइज थेरेपी शरीर के विभिन्न अंगों, मांसपेशियों और गतिशीलता की समस्याओं को ठीक करने में सहायक होता है। एक्सरसाइज थेरेपी का उपयोग फिजियोथेरेपिस्ट द्वारा किया जाता है ताकि व्यक्ति को किसी चोट या सर्जरी के बाद पुनः सामान्य जीवन शैली में लाने में मदद मिल सके। एक्सरसाइज थेरेपी विभिन्न प्रकार के जैसे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, स्ट्रेचिंग, बैलेंसिंग एंड एरोबिक एक्टिविटी शामिल होते हैं। हमेशा एक्सरसाइज थेरेपी एक फिजियोथेरेपिस्ट की निगरानी में करना चाहिए ताकि व्यक्ति को किसी गलत तरीके से की गई एक्सरसाइज से व्यक्ति कोई हानि न हो। धन्यवाद। अब मैं सुभाषिनी को बुलाऊंगी, वो इलेक्ट्रोथेरेपी के बारे में बताएंगे। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम सुभाषिनी है। मैं सेकेंड ईयर फिजियोथेरेपी की छात्रा हूँ। मैं आपको टेंस मशीन के बारे में बताऊंगी। टेंस एक इलेक्ट्रिकल मशीन है और इसका उपयोग हम अपनी फिजियोथेरेपी प्रैक्टिस में करते हैं। इसका उपयोग हम मसल स्पाज्म, मसल स्पेन में करते हैं। यह मशीन डिजीज लाइक ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, एंकाइलोसिस स्पॉन्डिलाइटिस, टेंडन इन्फ्लेमेशन एंड फाइब्रोमियल्जिया में करते हैं। इस डिजीज में आपको बहुत राहत मिलती है इन मशीनों से। और इस मशीन का एक छोटा सा पार्ट जिसे हम पॉकेट टेंस कहते हैं, इसे आप अपने साथ रख सकते हैं और कभी भी कहीं भी इंजरी या पेन होने पर आप इसका उपयोग पा सकते हैं। और इस मशीन की वजह से ही और भी सारी मशीन जैसे कि IFT, UST, अल्ट्रासोनिक, IRR एंड ट्रैक्शन, टेंस, पैराफिन वैक्स बार, इनका उपयोग करके आप शरीर की बहुत सारी दिक्कतों में लाभ पा सकते हैं। थैंक यू। अब मैं आरती मिश्रा मैम को बुलाना चाहूँगी। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर आरती मिश्रा। मैं एक प्रैक्टिशनर फिजियोथेरेपिस्ट हूँ जो पिछले 16 साल से फिजियोथेरेपी कर रही हूँ और अब मैं यहाँ विश्रुत मेमोरियल फाउंडेशन ट्रस्ट से डिप्लोमा इन एक्यूपंक्चर का कोर्स कर रही हूँ। तो मैं आज आप लोगों को एक्यूपंक्चर के बारे में बताना चाहूँगी और मैं ये बताना चाहूँगी कि कैसे एक्यूपंक्चर और फिजियोथेरेपी दोनों मिलाकर पेशेंट्स में बहुत एक्सीलेंट रिजल्ट्स देती है। जैसे कि हम पहले समझते हैं एक्यूपंक्चर क्या है और आप लोग ने मुझे लगता है फिजियोथेरेपी कराई होगी तो इसका पर्सनल अनुभव आप लोगों को होगा। तो एक्यूपंक्चर क्या है? ये एक प्राचीन चाइनीज़ ऑल्टरनेटिव मेडिसिन की पद्धति है जो चिकित्सा के लिए विश्व भर में जानी जाती है और अब हमारे इंडिया में भी काफ़ी जगह प्रैक्टिस हो रही है। तो इसमें मेन रोल रहता है पेन के लिए। वो पेन जो काफ़ी पुराना हो सकता है या लंबे तौर से चला आ रहा है, मांसपेशियों से लेकर
और नसों का पेन जो किसी मेडिसिन से भी या कभी कभी फिजियोथेरेपी से भी ट्रीट नहीं हो पाता। तो इस तरह के पेन्स में एक खास बात ये होती है कि एक्यूपंक्चर करने से ये पेन में बहुत फास्ट रिलीफ होता है और सेशंस बाय सेशंस धीरे धीरे परमानेंट रिलीफ भी हो जाता है। तो उस तरह के पेन जैसे शाटिका हुआ या कमर में दर्द है, गर्दन में दर्द है और नी प्रॉब्लम्स में, इस तरह के पेन्स में ये बहुत फ़ायदा करता है। इसी तरह से अगर जैसे पेशेंट्स को किसी तरह से मसल इंजरी हुई है या मसल वीकनेस है, उसमें भी एक्यूपंक्चर अगर साथ में दिया जाए फिजियोथेरेपी के एक्सरसाइजेस के, तो रिकवरी बहुत फास्ट होती है। पेशेंट को रिकवर करने में बहुत कम समय लगता है। और इसी तरह जैसे कि मेरे कलीग्स ने बताया, प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़ एंड जनरल वेलबींग। तो जो एक्यूपंक्चर की जो एक नीडल होती है, इट इज़ अ वेरी पावरफुल टूल। तो अगर हम उसे वेलबींग के लिए यूज़ करना चाहें तो कई बार ऐसी बीमारियां जो कभी ना कभी हमें हो सकती हैं, तो एक्यूपंक्चर के सेशन से हम उन बीमारियों से अपने शरीर की रोकथाम भी कर सकते हैं। आजकल बहुत बीमारियां जैसे हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, एंडोक्राइन डिजीज़, थायराइड प्रॉब्लम्स, हार्मोनल इम्बैलेंसेस, ये सब भी बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो रहे हैं लोगों में। तो इनके लिए भी अगर एक्यूपंक्चर यूज़ किया जाए तो कई बार देखा है कि बहुत सारी बीमारियों में डोजेस कम हो जाती हैं और एक लंबे समय के बाद पेशेंट डिजीज़ फ्री भी हो सकता है। तो इसी तरह से एक्यूपंक्चर का बहुत बड़ा रोल है हम लोग की लाइफ में, और मैं यही कहूँगी आप लोगों से कि आप लोग एक बार एक्यूपंक्चर ज़रूर ट्राई कराएं और इसके परिणाम खुद महसूस करें। थैंक यू। आई होप कि आप लोगों को फिजियोथेरेपी के बारे में और एक्यूपंक्चर के बारे में समझ आया होगा। थैंक यू। ना हो साथ तो थोड़ा अपना हाथ बढ़ा दीजिए, अगर चलना हो साथ तो अपना हाथ बढ़ा दीजिए, मन में हो प्रेम तो थोड़ा मुस्कुरा दीजिए। है आज हमारा कल हो ना हो, है आज हमारा कल हो ना हो, कोई गीत हो मन में तो थोड़ा गुनगुना दीजिए, थोड़ा गुनगुना दीजिए। इसी के साथ मैं मीनू मैम और मंजुला मैम को इनवाइट करती हूँ कि वो मंच पर आएँ और अपना गीत प्रस्तुत करें। प्लीज़ वेलकम मैम। देवी जी की एक भजन है, स्तुति के लिए आपके समक्ष प्रस्तुत
विद्यालय में विराजमान है। इसी के साथ for their classical dance performance. So please welcome them. Me
थाली भी चाहिए। पूजा हो मंदिर में तो थाली भी चाहिए, और परफॉर्मेंस और डांस का तो थोड़ी ताली भी चाहिए। प्लीज वेलकम ऑल स्टूडेंट फॉर गरबा डांस। क्योंकि अब आपके सामने तशरीफ ला रही है आगरा की अजीम फनकारा मलिका हुस्न नूर नजर मोहतरमा मोदिनी। चल गई मेरे हाथों से तू चल गई।
हमारे जो अतिथि इतनी देर से बैठकर इस कार्यक्रम का आनंद उठा रहे थे, सबसे पहले मैं उन्हें उनके धैर्य के लिए धन्यवाद देना चाहूँगी। काफ़ी बाधाएं जो थी संगीत में आई, लेकिन कार्यक्रम होते रहते हैं और हमें मनोबल को बढ़ाना चाहिए। अभी ये बच्चे भी सीख रहे हैं। ये रंगारंग कार्यक्रम के लिए मैं बच्चों को 4 लाइनें इनके लिए ज़रूर बोलूँगी कि जीवन में अभी असली उड़ान बाकी है, हमारे इरादे का भी इम्तहान बाकी है। अभी तो नापी है हमने मुट्ठी भर ज़मीन, अभी तो सारा आसमान बाकी है। बच्चों ने और मैं अंत में कार्यक्रम की समाप्ति के लिए रीता जैन, हमारी अतिथि नीलम राकेश जी को, और अगर डॉक्टर अरुण जैन साहब हो तो मैं मंच पे बुलाऊंगी। 2-4 बच्चे ऐसे हैं जिनको रीता जी और अरुण कुमार जी सम्मानित करना चाहते हैं, तो कृपया आप आ जाएं स्टेज पर। नीलम जी आप प्लीज आइए, अपने हाथों से आप इन बच्चों को, रीता जी आइए, पुरस्कार हम ले रहे, कृपया स्टेज पर आ जाएं। मीनू, सबीना, आरती जैन और रिमझिम, आप सभी लोग कृपया स्टेज पर आ जाएं ताकि समय कम लगे। आरती जैन, मीनू, सबीना और रिमझिम, प्लीज रिमझिम को भी बुला लीजिए। मीनू का नाम अनाउंस करना चाहूंगी, हमारी फर्स्ट टॉपर। जोरदार तालियां इस बच्ची के लिए। और मैं नीलम राकेश जी से अनुरोध करती हूँ कि इन बच्चों को प्राइज देकर उनका प्रोत्साहन करें। बहुत सुंदर प्रयास। दूसरी हमारी पुरस्कार प्राप्ति के लिए मैं बुलाना चाहती हूँ सबीना को। सबीना एक्यूपंक्चर में 82%, ये भी टॉपर हैं। दोनों बहुत ही होनहार बच्चियां हैं और दूर से आकर यहाँ अपने हमारे देश में नाम करती हैं। हमारी तीसरी पुरस्कार प्राप्ति के लिए आदि जैन, फर्स्ट और सेकेंड ईयर टॉपर, 83% मार्क्स। हमारी चौथी पुरस्कार प्राप्ति रिमझिम, प्लीज रिमझिम जल्दी आइए। फर्स्ट ईयर में उसको 87% मार्क्स मिले हैं, जो एक रिकॉर्ड है। मैं बुलाना चाहूँगी रिमझिम को। रिमझिम का पुरस्कार मैं आदि को देती हूँ। आदि भाई पढ़ने में बहुत तेज है लेकिन आने में बहुत देर। और एक मोस्ट हेल्पफुल और एक ऐसा बच्चा जो अभी पिछले 2 सालों से डॉक्टर के साथ और रीता जैन के साथ है और जिसको हमारे पति डॉक्टर PR मिश्रा ने डॉक्टर जैन साहब को सौंपा था। मोस्ट हेल्पफुल बॉय। तो ये बहुत ही गर्व के क्षण है और मैं कृतज्ञता ज्ञापन के लिए डॉक्टर अरुण जैन साहब को सादर आमंत्रित करती हूँ कि आप सबका धन्यवाद। आप लोगों का सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने इतने धैर्य से पूरा कार्यक्रम देखा और इस विश्व चैरिटेबल ट्रस्ट को ये ट्रॉफी दी जा रही है बच्चों के सर्वांगीण विकास करने के लिए। तो सारे बच्चे आ जाएं, सब। ऑल स्टूडेंट्स प्लीज कम।
जल्दी यहाँ एक फोटो साथ आप करो। तो पूरा कार्यक्रम देखा और ये आपका धैर्य इन बच्चों का कितना उत्साहवर्धन करेगा, जिसकी मैं शब्दों में सीमा में नहीं बांध सकता। इन बच्चों को अगर आप जब ये आए थे तो देखती तो आप पहचान नहीं सकते थे। आज ये किसी मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे आपको सब नज़र आते हैं, जैसे हम लोगों के आपस में बच्चे हैं, सब उसी तरह से ये बच्चे आपको नज़र आ रहे हैं। पर इनमें से अधिकतर बच्चे ऐसे थे जो अपना नाम नहीं मुँह से बोल पाते, जो खड़े होते थे तो हाथ ऐसे ऐसे कांपते थे, पसीने पसीने हो जाते थे। वो इतनी डिप्राइव्ड फैमिलीज से हैं मोस्ट ऑफ देम कि उनको कोई अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिली थी डेवलपमेंट। तो मैं ये आप लोगों के सामने कहना चाहता हूँ कि अपॉर्चुनिटी मिलना एक बहुत बड़ा भाग्य है। अगर हम लोग भाग्य की बात करते हैं तो ये है कि उन्हें अपॉर्चुनिटी मिले। बहुत से लोग इस जगह पे पैदा हुए, ऐसे माँ बाप के पास आए जो उनको प्रॉपर संसाधन नहीं दे सके, और जिस इलाके में वो रहे वहाँ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस नहीं थी। पर जब उनको वो मौका मिला तो किस तरह से मुखरित हो सकते हैं, ये आप लोगों ने सबने देखा। और आप लोगों के लिए मैं अगेन बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और मैं आशा करता हूँ कि भविष्य में भी हमारे कार्यक्रम में आप लोग इसी तरह बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे और हम लोगों का उत्साहवर्धन करेंगे और बच्चों का उत्साहवर्धन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।